इमेजिन करो एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है सिर्फ एक वक्त खाने के लिए। अब इमेजिन करो कि इसी लड़के ने आगे चलकर 33 बिलियन डॉलर्स की कार कंपनी बना दी। इनसाइड्स टीवी की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह एक गरीब लड़के ने दुनिया की टॉप कार कंपनीज में से एक कंपनी बना दी, जिसे हम आज होंडाई के नाम से जानते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये कहानी है होंडाई के फाउंडर चंग जू यंग की। चंग जू यंग का जन्म 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। इसका सपना एक स्कूल टीचर बनने का था, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर सका। इसे बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर तो दूर की बात है। चंग को लकड़ियां बेचने के लिए कई बार शहर जाना होता था। वहां इसने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देखकर वो अपनी गरीबी और फार्म की लाइफ से फ्रस्ट्रेट होने लगा और अपने लिए भी एक बेटर जिंदगी चाहने लगा। एक दिन इसने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के एक शहर में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गया और इसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। नाजरीन, 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाला था। एक रात चंग अपने एक दोस्त के साथ छुपके से शहर की तरफ निकल पड़ा। करीबन 160 किलोमीटर चलने के बाद वो क्वोन शहर पहुंच गया और वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम थी, लेकिन चंग काफी खुश था क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा रहा था। करीबन 2 महीने तक ये सिलसिला चला और इसके बाद वो पकड़ा गया क्योंकि इसके फादर ने इसे ढूंढ लिया था और इससे वापस गांव आकर फार्मिंग वाले काम में लगना पड़ा। इसके वापस लौटने से इसकी फैमिली तो बहुत खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं था। इन 2 महीनों के काम ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया और वो ये भी जानता था कि वो खेतों में काम करके गरीबी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा और इसीलिए वो 2 दफ़ा फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों दफ़ा में इसका फादर इसे ढूंढ लेता है। फाइनली 1934 में 18 साल की उम्र में वो भागने की अपनी 4th अटेम्प्ट करता है और इस बार इसे कोई नहीं रोकता। वो इस बार सियोल शहर पहुंचता है जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां इसे जो भी काम मिलता था वो उसे करता था। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली इसे बुकयंग राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर्स और शॉप ओनर इसके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही इसे डिलीवरी बॉय से स्टोर की मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफ़ी मेहनत की और अपने बलबूते पर ही शॉप को मजीद ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस का ओनर बन चुका था। अगले 2 सालों में चंग ने और मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिससे ये बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, लेकिन तब ही एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वार 2 का टाइम था और कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनके मिलिट्री को वार के वक्त सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप्स की ओनरशिप ले ली और चंग से भी इसकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ ये बिजनेस एक ही चुटकी में ख़त्म हो गया। चंग काफ़ी दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो ऐसा बिजनेस ढूंढने लगा जिसमें जापानीज गवर्नमेंट इंटरफेयर ना हो और जल्द ही इसने कार रिपेयर बिजनेस में एंट्री ले ली और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेकर एडो सर्विस के नाम से एक गैराज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि खुलने के 1 महीने के बाद ही गैराज में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। इसे अपना लोन चुकाना था और कस्टमर्स को भी आग से होने वाले नुकसान के लिए कंपनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान तो ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता था, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उसने 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से अच्छा गैराज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे। इसलिए उसने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कंपेटिटर्स को एक सर्टेन रिपेयर के लिए 20 दिन लगते थे, वहीं चंग का गैराज इसी रिपेयर को 5 दिन में कर देता था। चंग का गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक इसकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉइज तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन रीपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था
और तभी एक मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वार 2 के लिए वार रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, इसलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से उसे मर्ज कर दिया। एक बार फिर चंग की सालों की मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस उससे एक झटके में ही छीन लिया गया। चंग वापस से स्केयर वन पे आ चुका था। इसे अपनी फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार इसके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स थी और वो कॉन्फिडेंट था कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेगा। वर्ल्ड वार 2 के खत्म होने के साथ साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। कोरिया के नॉर्दर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउदर्न एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड वार 2 में मिलकर जापान के अगेंस्ट वार लड़ी थी और इस वजह से कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाता है और अपना कार रिपेयरिंग बिजनेस रीस्टार्ट करता है। बिजनेस पुराना था पर इस बार नाम नया था, होंडाई ऑटो सर्विस। होंडाई का मतलब है मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। इसने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। इसके पास कंस्ट्रक्शन का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो इसे अपने यंग डेज में एक लेबर की तरह काम करके मिला था। और इसीलिए इसने 1947 में 31 की एज में होंडाई सिविल वर्क्स कंपनी को एस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ली। शुरुआत में उसे काफी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950s के आते आते इसकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे और अब ये ही उसका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरियन ट्रुप्स सोल के काफी करीब आ चुके थे, जिसकी वजह से चंग को अपना पूरा काम छोड़कर अपनी सेविंग्स के साथ पुसान शहर भागना पड़ा। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चंग हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। इस वक्त यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरियन आर्मी से लड़ रही थी और इन्हें टेंट्स, वेयर हाउसेज और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिकन्स के पास पैसे की कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने अमेरिकन्स को वही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, मतलब अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार था। वार चल रही थी और ऐसे में चंग को कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जुबान देने के बाद इसने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। इसकी इसी रिलायबिलिटी की वजह से इसके अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन गए। 1952 में वार तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स तेजी से बनाना शुरू किए। इन सब में होंडाई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और इनका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस वे क्योंगबू एक्सप्रेस वे होंडाई ने ही बनाया है। 1960s में चंग अपने अर्ली 50s में पहुंच चुका था और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था, लेकिन वो इसे सेटिस्फाई नहीं था। चंग हजारों किलोमीटर की रोड्स बना चुका था और अब बारी थी उन रोड्स पे चलने वाली कार्स बनाने की। 1967 में चंग ने होंडाई मोटर कंपनी बनाई और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कोर्टिना कार्स को असेंबल करने वाला था। 2 साल तक ये ज्वाइंट वेंचर सक्सेसफुली चला और इसके बाद दोनों कंपनीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए और इसलिए 1973 में चंग ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर्स ढूंढने लगा। इसने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और वोक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उसी साल चंग ने जापान की मित्सुबिशी मोटर से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी होंडाई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया। बेस्ट पार्ट ये था कि इस डील में होंडाई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए गए नाम के साथ कार बेच सकता था। उसी दौरान साउथ कोरियन कंपनीज ने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक ऑर्डर निकाला कि उन्हें एक सिटीजन कार बनानी है, ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और इसमें सिर्फ साउथ कोरिया में बने हुए पार्ट्स ही यूज हों। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और होंडाई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मैस प्रोड्यूस्ड कार होंडाई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते होंडाई ने 60% मार्केट को कैप्चर कर लिया और वहां की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक मसला ये था कि साउथ कोरिया की टोटल कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स की थी, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए काफ़ी नहीं थी। इसके अलावा होंडाई पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी ही बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उड़ जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे और इन्हीं रीजंस की वजह से होंडाई मोटर कंपनी पिछले 7 साल से लॉसेस में चल रही थी।
लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें ये कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, बल्कि वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाला था जिसमें हर साल 3 लाख कार्स प्रोड्यूस हो सकेंगी। कंपनी की मैनेजमेंट को ये डिसीजन समझ में ही नहीं आया। आखिर 30,000 कार्स की मार्केट में 3 लाख कार्स को कौन खरीदेगा? लेकिन चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोग पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी और होंडाई की नई कार्स को स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में होंडाई ने कई सारी इंप्रूवमेंट्स के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च की। ना सिर्फ ये कार साउथ कोरिया में सुपर हिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में होंडाई 4 लाख कार्स बेचकर प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। होंडाई अब ग्लोबल लेवल पे एक डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड की टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। होंडाई ने जब यूएस मार्केट को स्टडी किया तो देखा कि जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार्स का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनीज का मिड और लार्ज साइज मार्केट में ऑलरेडी कट थ्रोट कंपटीशन है। इसीलिए होंडाई ने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया, जहां कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ में होंडाई ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार्स की मार्केट बहुत बड़ी थी। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार की प्राइस पे अपनी नई होंडाई एक्सल ऑफर की, और वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटेजी ने यूएस की मार्केट को हिलाकर रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर्स इंस्टेंटली होंडाई एक्सल में शिफ्ट हो गए। 1986 में होंडाई ने यूएसए में करीबन 1,70,000 एक्सल बेची और 1987 में करीबन 2,60,000। इन दोनों ही साल होंडाई एक्सल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। यूएस मार्केट में इस तरह की इनिशियल सक्सेस अभी तक किसी भी कार कंपनी ने नहीं देखी थी, और इसी के साथ होंडाई ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो गई। उसी साल 72 की एज में चंग ने होंडाई से रिटायरमेंट ले ली और ऑनरेरी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद इनके भाई और बेटों ने कंपनी को संभाला और पहले जैसी ही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। होंडाई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और सिर्फ 2022 में होंडाई ने करीबन 40 लाख कार्स बेची थी। वैसे तो होंडाई ग्लोबली सिर्फ अपने कार बिजनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि होंडाई ग्रुप में टोटल 42 अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे होंडाई एलिवेटर, होंडाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और होंडाई हैवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और होंडाई की वजह से ही साउथ कोरिया आज जापान को पीछे करके दुनिया का सबसे ज्यादा शिप बनाने वाला मुल्क बन पाया है। साउथ कोरिया के लिए होंडाई एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। होंडाई एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी, लेकिन इसके पास था इमेंस पैशन, एक विजन और सबसे इंपॉर्टेंट अ डिजायर फॉर बेटर। उम्मीद करता हूं इनसाइट्स टीवी की ये वीडियो आप लोगों ने भरपूर एंजॉय की होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इनसाइट्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।